हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। फिर से याद करें में प्रश्न एक है निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी कि सिंपल है, आपको मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पर दिए हैं। तो ठीक है, सीधा आंसर्स पे जंप करते हैं। यहाँ पर है पहला आपके पास रैयत, तो इसको आप मिलाएंगे किसान से। उसके बाद है यहाँ पर महाल, तो इसे आप मिलाएंगे ग्राम समूह। फिर है यहाँ पर निजी, तो इसे आप मिलाओगे बगान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। ठीक है, निजी। और यहाँ पर आप देखो रैयती, यानी कि रैयतों की जमीन पर खेती। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर रिक्त स्थान भरे। पहला है आपके पास यूरोप में वोड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो किस चीज़ से? नील। आपको पता है कि वो नील की खेती करते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण? औद्योगिकीकरण के कारण। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर अगला है डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किस चीज़ की खोज से? कृत्रिम रंग की खोज। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जो कलर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अब वो कलर से ही किसी भी तरह के उसको, ठीक है, कपड़ों को वहाँ पर नीले रंग का बना लेते थे। उसके बाद आप देखो यहाँ पर चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। किस चीज़ के खिलाफ था? नील बगान मालिकों के खिलाफ था। ठीक है, उसके बाद आप देखो आइए विचार करें के अंतर्गत प्रश्न 3 है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अब स्थायी बंदोबस्त के आपको मुख्य पहलुओं का वर्णन करना है। उत्तर आप लिखोगे स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब किसने किया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर है कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और इसके अंदर क्या क्या बातें थी देखो, आप देखो राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, जो राजा थे उनको, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। और अगला यहाँ पर जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। ठीक है, ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जो जमींदार थे उनको किसानों से राजस्व इकट्ठा करके और कंपनी के पास जमा कराने का उनको काम दिया था। ठीक है, किनको? जमींदारों को। अब आप देखो यहाँ पर जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। अब जो जमीन थे, ठीक है, जमीनों की जो राजस्व राशि थी वो स्थायी रूप से निश्चित करा दी गई थी। और अगला यहाँ पर किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए थे, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। उसके बाद आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। पहला आप देखो यहाँ पर, पहले आप किसको डिफाइन करोगे? महालवारी व्यवस्था को। इसमें आप लिखोगे बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की गई। और इस व्यवस्था के अनुसार क्या चीजें थी आप देखो यहाँ पर गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। इसके बाद अगला यहाँ पर इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें साथ में लिखते भी रहें। ठीक है, अपनी कॉपी में। अगला यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। अब यहाँ पर देखो जो राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का काम जमींदारों से हटाकर, यानी कि जमींदारों से छीन कर वो किसके स्थान पर? मुखिया को दे दिया गया। ठीक है, गांव का जो मुखिया था उसको ये काम सौंप दिया गया। अगला यहाँ पर आप देखो स्थायी बंदोबस्त, तो यहाँ पर आप देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, किसने की थी और कब की थी ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देखो राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। अगला यहाँ पर जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई और इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारों को दिया गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो राजस्व इकट्ठा करना और कंपनी को जमा करने का काम किसको दिया था? इसमें जमींदारों को दिया था। किस के अंतर्गत?
यहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो व्यवस्था लागू की थी उसके अंतर्गत। लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा वहाँ पर किसको दे दिया गया था, उसमें इकट्ठा करने का काम किसको दे दिया गया था, गाँव के मुखिया को दे गया था। अब यहाँ पर देखो अगला है आपके पास प्रश्न 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो इसका आप उत्तर लिखोगे मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं। पहला यहाँ पर आप देखो, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया और किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। उसके बाद आप देखो यहाँ पर मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। अब आप देखो जो रैयत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा थे, तो आप इसका उत्तर लिखोगे रैयत का नील की खेती से कतराने का कारण, पहला देखो यहाँ पर, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। अगला यहाँ पर आप देखो, बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें। ठीक है, लेकिन किसान, अब उसके बाद आप देखो यहाँ से आगे लिखोगे, किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। यानी कि कुल मिला के जो किसान थे वो बहुत बुरी हालत में थे। ठीक है। अगला आप देखो प्रश्न 7 यहाँ पर, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी कि खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर बंगाल में नील के उत्पादन में धराशायी होने की परिस्थितियाँ क्या क्या थी। तो अब आप देखो, पहला यहाँ पर मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। अब आप देखो पहला कारण तो ये था कि मार्च 1859 में जो बंगाल के बहुत सारे रैयत थे, यानी कि जो नील की खेती करते थे, उन्होंने खेती करने से मना कर दिया। अगला है, रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है। अगला यहाँ पर, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और यहाँ पर विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। अगला आप देखो यहाँ पर, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नए बनाए गए नील आयोग ने भी बगान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं, और इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब उसके बाद आप देखो, आइए करके देखे के अंतर्गत आपके पास प्रश्न 8 है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास है। इसको आप देखो, उत्तर आप लिखोगे, अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। अब गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी ने क्या किया, जो नील उत्पादक किसान थे उनका साथ दिया, यानी कि उनका समर्थन किया, और गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बगान मालिकों के विरुद्ध था। उसके बाद क्या किया, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, किया गया, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। उसके बाद आप देखो यहाँ पर प्रश्न 9 है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें और ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या सामान्यताएं और फर्क है। ठीक है, तो आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, चाय या कॉफी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं व अंतर। पहला आप देखो, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। अगला देखो आप यहाँ पर, चाय या कॉफी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई व बुआई के समय अधिक काम होता था। अगला यहाँ पर, चाय या कॉफी बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।